डीएमए के समूह ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 सामाजिक विषय के पहला अध्याय है इतिहास का स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक का समय। स्वर्णिम भारत क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति के लिए प्राचीनतम गौरवशाली रहा, जिसे विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भी कहा गया। भारत संपूर्ण पृथ्वी को एक मानता हुआ संस्था है, इसलिए कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, और सभी के साथ आशा सुख में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरणादायक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इतिहास की जानकारी उत्खनन और प्रातात्विक स्रोतों के आधार पर हमें प्राप्त होती है कि भारतीय लोग महाशक्तिशाली नाविकों के माध्यम से समुद्र पार प्रदेशों में गए थे और समुद्र पार प्रदेशों में जाकर हमारी भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाया, और वो इतिहास आज भी हमारे सामने स्वरूप प्रदान कर रही है। प्रदेश वे प्रदेश जो द्वीपांतर कहलाते हैं, जैसे इंडोनेशिया, श्याम, ब्रह्मदेश, आस्ट्रेलिया, जो समुद्र पार प्रदेश कहलाते हैं। इस वजह से एक शब्द याद रखना, द्वीपांतर। परीक्षा में सवाल आ जाए द्वीपांतर क्या है, तो समुद्र पार भारतीय प्रदेश द्वीपांतर कहलाते हैं। तो इस वर्ड को याद रखना, परीक्षा में सवाल छोटा पूछा जा सकता है कि द्वीपांतर क्या है। फिर बात आती है कि सर हम इतिहास लेते हैं, इतिहास लड़ाया, तो इतिहास क्या है? क्योंकि सामाजिक विषय को 4 पार्टों में बांटा गया 10 में। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। तो हम पहला पार्ट इतिहास लेते हैं। इतिहास के बारे में क्या है? इतिहास का मतलब होता है अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के कालखंड, इतिहास के कालखंडों को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 खंड कौन कौन से? पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वह काल जिसमें न पढ़ सकते थे, न लिख सकते थे, ऐसा काल। वह काल लिख तो सकते थे पर पढ़ नहीं सकते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि को लिखा पर उन्हें पढ़ा नहीं गया, आज दिन तक नहीं पढ़ा गया। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो प्राप्त हुई है, पर हमने आज दिन तक पढ़ा नहीं। इस वजह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को या संस्कृति को आज ऐतिहासिक काल में रखा। ऐतिहासिक काल जो चल रहा है, इस इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे हम कहते हैं कि स्वर्णिम काल, कौन कौन से काल को स्वर्णिम काल कहा गया है? तो स्वर्णिम काल के लिए हमें याद रखना है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या संस्कृति, इसे सभ्यता भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। सभ्यता वैदिक संस्कृति, नंबर 3 रामायण व
महाभारत के काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा गया है। एक सवाल ऐसा भी बन सकता है कि भारत का कौन सा काल स्वर्णिम काल था, तो एक प्रश्न बनेगा, नोटबुक पास में रखना और साथ साथ में वीडियो को देखते हुए वीडियो के साथ साथ में आप लिखने की ज्यादा कोशिश करना, क्योंकि एक बार हाथ से लिखते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, तीनों क्रिया एक साथ में होती है और जिससे हमें तुरंत याद होने की ज्यादा गुंजाइश रहती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, रामायण और महाभारत कालीन संस्कृति को भारत का स्वर्णिम काल कहा गया है। अब बात करती है कि वैदिक संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, याद रखना। एक है ऋग्वेदिक या ऋग्वेदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक को पूर्व वैदिक भी बोला जाता है, पूर्व वैदिक काल। तो वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे बड़े बड़े कई राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक राज्य स्थापित हो गए। हर क्षेत्र में एक मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक था कबीला। क्या था? कबीला। इस कबीला में कौन रहते थे? लोग, यानी जन रहना जब प्रारंभ किया, जन यानी लोग, जब लोग रहने प्रारंभ करते हैं, बसना, जब लोगों ने बसना प्रारंभ किया तब वो कबीला स्थायी हो गया। बसना यानी स्थायी हो गया। जब ये स्थायी हो गया तो उस क्षेत्र को स्थायी पद को हुई हमने जनपद बोला। अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विकास हुआ। जनपदों का जब विकास हुआ तो हर जनपद स्वतंत्र होना चाहता था, हर जनपद स्वतंत्र होना चाहता था। और जब स्वतंत्र होना चाहता था तो उस समय जब जनपदों का विकास हुआ तो जनपदों के दो प्रकार बन गए। और दो प्रकार कौन कौन से? हमें उत्तर वैदिक काल के बाद में जनपद दो प्रकार के मिलते हैं। जनपद दो प्रकार। अब जब जनपद स्वतंत्र होना प्रारंभ हुआ, जब एक दूसरे से अलग अर्थात स्वतंत्र जीवन जीने लगे तो वे छोटे जनपद बड़े में मिल गए तो एक समूह बना शक्तिशाली, तो क्या बन गए? महाजनपद। जब महाजनपद बने तो महाजनपद भी अपना स्वयं का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। तब दो प्रकार के, एक राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक प्रकार के जनपद महाजनपद का विकास हुआ। जब महाजनपदों का विकास हुआ तो गणतंत्रात्मक महाजनपदों का में उदाहरण के तौर पे देखें तो एक वधी व एक मल, दो महाजनपद ऐसे थे जो गणतंत्रात्मक महाजनपद कहलाते थे। फिर बाकी के सारे जनपद राजतंत्रात्मक जनपद थे। तो महाजनपदों का कालक्रम कहते हैं कि महाजनपदों का काल क्या था, महाजनपद कब से प्रारंभ हुए, तो महाजनपदों का कालक्रम, इनका कालक्रम की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के बाद में विकास हुआ। जनपदों का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ, महाजनपदों का विकास उत्तर वैदिक काल के बाद होगा। तो कालक्रम की बात करते परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि महाजनपदों का काल
ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का समय महाजनपद काल कहलाता है। अब महाजनपद कालों का विकास हो गया तो महाजनपद का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? जनपद है। तो उससे पहले थोड़ा याद रखना, बार बार मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ महाजनपद महाजनपद जनपद, पर आपको समझ में आया होगा महाजनपद सर कहते किसे, कौन से महाजनपद कैसे कहोगे? तो ध्यान रखना, जैसे वर्तमान भारत में 28 राज्य, आपको सर किताबों के अंदर कहीं 28 29 लिखी हुई, तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 पूर्ण से हट गया तो जम्मू कश्मीर के 2 भाग बन गए। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जम्मू कश्मीर के 2 भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आ गए। राज्यों की श्रेणी में 28, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में 9 राज्य स्थापित है वर्तमान में। तो जो राज्य हुआ करते थे वही राज्य की श्रेणी कहलाती उस समय के महाजनपद, और वर्तमान में उसे हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। अब समझ में आ गया होगा राज्य। तो राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है उसके बारे में कहते हैं। तो राज्यों का उल्लेख हम महाजनपद की राज्यों का उल्लेख करते हैं, और उल्लेख कहाँ मिला इतिहास में? ये भी एक स्वर्णिम काल था। तो बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, ये भी इतिहास के स्रोत हैं। बौद्ध धर्म का है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का है भगवती सूत्र। ये 2 ग्रंथ हैं 2 धर्मों से अलग अलग। इन दोनों ग्रंथों से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है, साथ साथ में मैं प्रश्न बोल रहा हूं, नोट करते जाओ। महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में मिलता है, और जैन धर्म भगवती सूत्र नामक ग्रंथों में मिलता है। ये दोनों क्या है? आपको सब लिखा हुआ नहीं है, मैं बोल रहा हूं साथ साथ में, ये दोनों ग्रंथ, ये दोनों क्या है? ग्रंथ अलग अलग धर्म से संबंधित है, और इन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आइए हम 16 महाजनपद कौन कौन से और उनकी राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा महाजनपद, महाजनपद, और दूसरी तरफ लिखा हूं राजधानी। याद भी करते जाना साथ साथ में कौन से महाजनपद। तो पहला अंग की राजधानी है संपा। ध्यान रखना, सबसे पूर्व में है स्तर, सबसे पूर्व में स्तर है। मैं साथ साथ में मानचित्र भी बना लेता हूं। चलिए, यह हमारा भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र के अंदर यहाँ पर है अंग, और यहाँ आंध्र प्रदेश गोदावरी के तट पर है असमा, और यहाँ कंबोज, ताकि आपको पता चले, और कंबोज के नीचे है गंगा। ये इस वजह से लिखा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि सबसे उत्तर में कौन है? कंबोज है। पश्चिम में इधर कंबोज, नीचे कौन है? गंगा है। पूर्व में कौन है? अंग है। और भारत का दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? तो असम है। कौन सा है? असम। अब समझिए, और बाकी वाले मध्य भारत में आते हैं मैदानी क्षेत्रों में। 2 नंबर पे असम। असम की राजधानी का नाम पेदनी, कहीं कहीं बोतल भी मिलता है। 3 नंबर पे
अवंती, अवंती, अवंती आसमान के ऊपर। उज्जैन जैसे राजधानी उज्जैनी, इन तीनों राजधानियां हुआ करती थी। उत्तर की राजधानी, मैं नॉर्थ देख रहा हूं, उत्तर की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अर्थात साउथ की राजधानी महिष्मती थी। याद रखना, यहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि अवंती की दक्षिणी राजधानी का नाम क्या था? महिष्मती। उत्तरी राजधानी का नाम उज्जैनी था। फिर आता है वजी। अंग के पास में एक वजी नाम का महाजनपद हुआ करता था और वजी की राजधानी का नाम बिदनी या मिथिला, याद रखना नाम। फिर आता है वत्स। वत्स की राजधानी का नाम कौशाम्बी। इस प्रकार 5 हुई। अब ध्यान रखना कि हम गर्भार समय है तो बीच-बीच में मैं बोलूंगा कि महाशक्तिशाली जनपद कौन से थे। तो 4 महाशक्तिशाली जनपद थे, मैं नाम बोल रहा हूं। महाजनपदों में 4 महाशक्तिशाली थे, अवंती, वत्स, मगध और कौशल। ये 4 महाजनपद थे महाशक्तिशाली। बार बार नहीं लिखाऊंगा और साथ में लिखा रहा हूं और राइट का सिलेक्ट कर रहा हूं। अवंती महाशक्तिशाली था और वत्स भी महाशक्तिशाली था। तो इसकी राजधानी के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है मगध, जो पाटलिपुत्र वर्तमान का पटना। इसकी राजधानी का नाम राजगृह या ग्रीवर। मौर्य शासन, सबसे पहले मौर्य ने अपना शासन स्थापित किया था। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी का नाम विराटनगर, जिसे वर्तमान का बैराट बोलते हैं। वर्तमान में बैराट के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मल। मल की राजधानी कुशीबारा, यहां से कुशीपुरम भी बोलते हैं, यहाँ कुशीनारा भी बोलते हैं, याद रखना। इस प्रकार 8 में। अब अगले महाजनपद लेते हैं, ये भी शक्तिशाली है शरीर। अगला महाजनपद आता है 9वां कुरु। महाभारत काल में इसकी राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। 10वां कौशल, महाशक्तिशाली, इसकी राजधानी का नाम अयोध्या। याद रखना, इनकी भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तर की राजधानी साकेत, कहलाती थी अयोध्या श्री राम जन्मभूमि। फिर आता है कंबोज। कंबोज की राजधानी का नाम राजपुर, यहां से हाटक बोलते हैं, यहां से हाटक बोलते हैं। फिर आता है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, वाराणसी लिखा हुआ है। फिर आता है पांचाल। पांचाल की भी 2 राजधानियां हुआ करती थी। पांचाल की यानी उत्तरी नॉर्थ अहिच्छत्र और साउथ जो कापिली कहलाती थी।
कांपिल्य। फिर आता है सेदी, सेदी की राजधानी शक्तिमती। फिर आता है गांधार। याद रखना अपने को, गांधार और कंबोज दोनों ऐसे हैं जो भारत वर्तमान भारत सीमा से बाहर है, उस समय भारत के ही भाग थे। गांधार की राजधानी का नाम तक्षशिला, राजा तक्ष ने शासन किया था। गांधारी कौरव की बात में यहीं की थी। फिर आता है सूरसेन, जिसकी राजधानी का नाम मथुरा। यदुवंश, यादव वंश, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली। इस प्रकार 16 महाजनपद हुए। बच्चों, जो मेरे बीच में सवाल जो हमने प्रश्न बोले थे वो प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। अंत में एक सवाल बोलता हूं, भारत के प्रमुख महाजनपद कौन कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए। स्वस्थ रहना, स्वच्छता का ख्याल रखना। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।